रजवाड़ों के शहर में एक प्रसिद्ध बावड़ी थी। 10वीं सदी की ये बावड़ी जितनी प्राचीन थी उतनी ही भव्य और खतरनाक भी थी। पुरातात्विक विभाग के संरक्षण में आने के कारण इसकी देखरेख अच्छे से हो रही थी। इसी वजह से आज भी ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल थी। पर्यटकों के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ये बावड़ी खुली रहती थी। 5 बजे के बाद किसी को भी इसके अंदर रुकने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि वहाँ के कर्मचारियों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। कारण था उस बावड़ी के भूतिया और खूनी होने की प्रचलित कहानियाँ और कई सारी मान्यताएं। इन्हीं कहानियों और मान्यताओं की वजह से लोगों की उत्सुकता हमेशा ही इस बावड़ी के लिए बरकरार रहती थी। कहते थे कि अगर कोई 5 बजे के बाद रुकता तो अगले दिन तक जिंदा नहीं बचता। कोई नहीं जानता कि आखिर ऐसा रात में क्या होता है कि जो भी रह जाता शाम के बाद वो मर ही जाता। कहते थे कि भूतों और पिशाचों का बसेरा है उस बावड़ी में। दिन में बावड़ी बहुत ही खूबसूरत लेकिन मनहूस सी लगती थी। बहुत साल पहले जब पुरातत्व विभाग के कुछ कर्मचारी इसकी खुदाई करवा रहे थे तब उन्हें बहुत सारे कंकाल मिले थे, जिनका परीक्षण जब किया गया तो पता चला कि मरने वाले सभी पुरुष थे और सभी को गला काट के अधमरा ही दफनाया गया था। जिस दिन खुदाई हुई थी और कंकाल मिले थे उस रात खुदाई करने वाले मजदूर जब रात को गहरी नींद में सो रहा था तब अचानक उसकी आंख खुल गई और वो जैसे वशीभूत सा बावड़ी की तरफ चल पड़ा। बावड़ी पहुंचकर सीढ़ियों से उतरकर वो बावड़ी के अंदर चला गया। सुबह जब बाकी मजदूर और कर्मचारी आए तो उन्होंने उस मजदूर की लाश देखी जो पूरी तरह से छत विछत थी। सभी उस लाश की ऐसी हालत देखकर बहुत डर गए, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर वो रात में क्या करने वहां आया था और कैसे मर गया। उस दिन के बाद से हर रात कोई ना कोई मजदूर उसी तरह से बावड़ी में मरा हुआ मिलने लगा। ये देखकर पुरातत्व वालों ने खुदाई का काम बंद करवा दिया। दिन में भी अब अजीब अजीब तरह की घटनाएं घटने लगी थी। किसी किसी को लगता कि कोई उसे पुकार रहा है तो कभी लगता कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। कभी किसी को लगता किसी ने कसकर पकड़ रखा है। कभी कभी तो किसी किसी को कोई अदृश्य शक्ति उठाकर पटक तक देती थी। इतनी सारी मौत और अब इन अजीब घटनाओं की वजह से बावड़ी बंद कर दी गई थी। 20 साल बाद जब इस बावड़ी को वापस खोला गया तो फिर से बावड़ी में चहल पहल हो गई, लेकिन कहानियां अभी भी जुड़ी हुई थी बावड़ी से। एक दिन पंकज और सुधीर ने बावड़ी के रहस्य जानने की ठानी और 5 बजे के बाद चुपचाप वहीं बावड़ी में छुपे रहे। 5 बजे जब सब लोग चले गए और बावड़ी में ताला लग गया तब पंकज और सुधीर चुपचाप निकलकर बावड़ी में खोजबीन करने लगे। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा और पूरी बावड़ी में स्याह अंधेरा छा गया। पंकज ने फोन की टॉर्च जलाकर साथ लाई मोमबत्ती को जलाकर रोशनी कर दी। रात थोड़ी और गहरा गई थी। पंकज और सुधीर बावड़ी के तीसरे माले से उतरकर नीचे की तरफ पड़ गए थे। नीचे पहुंचकर वो लोग जब एक कमरे में थे कि अचानक से ही अजीब तरह की डरावनी और भयानक आवाज़ें शुरू हो गईं। हजारों चमगादड़ चारों तरफ उड़ने लगे। हवा तेज रफ्तार से चलने लगी।
सन्नाटे को चीरती हुई साए साए हवा की आवाज़ें आने लगी। अचानक से एक तेज चीख के साथ ही बहुत सारे लोगों की रोने की आवाज़ें शुरू हो गई। पंकज और सुधीर को डर लगने लगा था। अचानक ही पंकज की पकड़ी हुई मोमबत्ती की लौ बहुत तेज फड़फड़ाने लगी और फिर ऐसा हुआ कि किसी ने जैसे जोर से फूंक मारकर बुझा दिया। अब पंकज और सुधीर बहुत ही घबरा गए कि अचानक किसी ने सुधीर को पकड़कर हवा में उछाल दिया। तेज चीख के साथ सुधीर जमीन पर आ गिरा। जब तक पंकज उसे संभालता तब तक किसी ने उसे जकड़ लिया। अपने को किसी तरह से छुड़ाते हुए पंकज ने खुद को संभाला और फिर सुधीर की ओर बढ़ा। लेकिन तभी फिर से किसी ने पंकज को जोर से धक्का दिया और वो लड़खड़ाते हुए पीछे की दीवार से टकरा गया। दीवार से टकराकर पंकज के सिर से खून बहने लगा। पंकज वहीं दीवार के सहारे ही बैठ गया कि अचानक दीवार से किसी के हाथों ने निकलकर उसे पकड़ लिया। पंकज ने बहुत कोशिश करके खुद को छुड़ाया और अंधेरे में ही सुधीर को ढूंढने की कोशिश करने लगा। इधर सुधीर को होश आ गया और वो भी पंकज को ढूंढने लगा। सुधीर कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसके शरीर पर किसी ने खरोच मारी। खरोच ऐसी थी जैसे चाकू से किसी ने चीरा मारा हो। सुधीर दर्द से कराह उठा। तभी हवा के एक झोंके ने उसे अपने आगोश में ले लिया और उड़ाकर सीढ़ियों पर ले गया। पंकज ने जैसे तैसे खुद को खींचकर बावड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की और सीढ़ियों तक चला आया। उसने देखा कि सुधीर वहीं खून से सना हुआ पड़ा था। उसने सुधीर को हिलाकर होश में लाने की कोशिश की। सुधीर को जैसे ही होश आया वैसे ही दोनों बावड़ी से बाहर निकलने के लिए गेट की तरफ भागे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि सामने उन्होंने देखा कि कई सारे आदमी खड़े थे। अंधेरे की वजह से चेहरे किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सबके सर नीचे की तरफ झुके हुए थे। वो सब आदमी धीरे धीरे पंकज और सुधीर की ओर बढ़ने लगे। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की और उसकी रोशनी में उन दोनों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। वो सभी आदमियों के सिर कटे हुए थे और उनसे खून बह रहा था। उन सब के चेहरे सड़े गले चुके थे और उनमें कीड़े पड़े हुए थे। इतनी भयावह शक्लें देखकर पंकज और सुधीर पसीना पसीना हो गए। दोनों वापस मुड़कर नीचे की ओर भागने लगे। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर दोनों ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उन दोनों को समझ में नहीं आया कि अभी तो इतने सारे आदमी थे, अब सब अचानक कहाँ गायब हो गए। दोनों किसी कमरे में छुपने की कोशिश करने लगे। अचानक कमरे में वही सारे आदमी आ खड़े हुए। पंकज और सुधीर की ओर बढ़ते हुए वो सब जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों ने पंकज और सुधीर को पकड़ लिया और हवा में उछाल दिया। अपने बड़े बड़े नाखूनों से उन दोनों के शरीर को चीर फाड़ करने लगे। उनका रोना अब अट्ठास में बदलने लगा था और एकदम से वो सब आदमी गायब हो गए। कमरे में सिर्फ पंकज और सुधीर अकेले खड़े थे और उनका शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। अचानक कमरे में फिर से सैकड़ों चमगादड़ चिल्लाते हुए आ गए और उन दोनों पर झपट पड़े। जब तक चमगादड़ उन दोनों पर से हटे तब तक पंकज और सुधीर बुरी तरह से घायल हो चुके थे। दोनों की आंखों से खून बहने लगा था और उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। टटोलते टटोलते पंकज और सुधीर बाहर का रास्ता खोजने लगे। पंकज ने जब दीवार पर हाथ रखा तो उसके हाथों को किसी ने पकड़ लिया
और दीवार के अंदर खींच लिया। सुधीर को किसी ने पकड़कर छत की तरफ खींचा। अगली सुबह जब बावड़ी के कर्मचारी बावड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो जो देखा वो देखकर वो दंग रह गए। सुधीर की सिरकटी लाश सीढ़ियों पर पड़ी देखी और अंदर के कमरे में पंकज की लाश जिसका सिर दीवार के अंदर घुसा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार से पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा मैं बड़ा ही उत्सुक होकर बस किसी तरह अपने गांव पहुंचना चाहता था। मैं आज काफ़ी सालों के बाद अपने गांव जा रहा हूं। काम के इस दबाव में मुझे कभी गांव जाने का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए इस बार जब छुट्टी मिली तो मैंने तय कर लिया कि गांव ही जाऊंगा। और इसके लिए मैंने यही ट्रेन को चुना क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक थी। आज मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके ही ट्रेन में चढ़ा, मगर हाँ, गांव पहुंचते पहुंचते देर रात हो जाएगी, जो कि मेरे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि रात का मुझे कोई डर नहीं है। खैर, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी। मैंने अपनी हाथ घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। बस मुझे एक ही बात की चिंता थी कि जब मैं गांव के स्टेशन पर उतरूंगा तो क्या मुझे कोई सवारी मिलेगी भी जो मुझे अपने घर तक छोड़ पाए, या फिर मुझे पैदल ही आगे जाना पड़ेगा। अगर पैदल आगे जाना पड़ा तब तो बहुत ही चलना पड़ेगा। ऊपर से मैं काफ़ी थका हुआ भी था। खैर, भगवान से मैं बस यही दुआ कर रहा था कि कोई सवारी मिल जाए वहाँ। खैर, धीरे धीरे रेंगती हुई ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर उतरी। मैं उस ट्रेन से उस स्टेशन पर उतरने वाला इकलौता शख्स था। मेरे उतरते ही कुछ 1 मिनट के अंदर ही ट्रेन आगे बढ़ गई और झुकझुकाती हुई वापस वहाँ से आगे निकल गई। मैंने स्टेशन पर खड़े होकर एक नज़र चारों तरफ घुमाई। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम वीरान। मेरे अलावा एक परिंदा तलक भी स्टेशन पर नहीं था। मैंने मन ही मन कहा, इतने सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला यार, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। स्टेशन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, खाली और सुनसान। जिसके बाद मैंने अपना बैग ज़मीन पर से उठाया और कंधे में लेकर स्टेशन से बाहर की ओर निकल पड़ा। बाहर निकलते हुए मैंने एक नज़र वापस से चारों ओर घुमाई, मगर कोई नहीं। मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि भला एक तो इंसान तो होते ही थे पहले, आज तो कोई भी नहीं है। शायद ये ठंड की वजह से है। यही सोचकर मैं स्टेशन से बाहर निकला और चलते हुए वहाँ आया जहाँ पर सारी सवारियाँ खड़ी रहा करती थी। मैंने वहाँ पहुँचकर नज़र दौड़ाई तो मुझे कोई भी सवारी नज़र नहीं आई सिवाय एक टूटी फूटी रिक्शा साइकिल के। मैं उस साइकिल रिक्शा के पास गया तो देखा वो रिक्शा बिल्कुल ही जर्जर हालत में है और किसी भी वक्त टूटकर बिखर सकती थी। वो चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर मैं मजबूर था और किसी तरह मुझे अपने घर पहुंचना ही था। पैदल चलकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैंने उस रिक्शा के सीट पर बैठे उस रिक्शा वाले से, जो कि बैठे बैठे ही बीड़ी सुलगा रहा था, मैंने उससे पूछा, चाचा चलोगे क्या गांव? तो इस पर उस आदमी ने कहा, देखो भाई, इस वक्त बहुत रात का समय है, अगर अभी गया तो मैं 40 रुपये लूँगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा। तो इस पर मैंने कहा, पर वैसे तो 20 रुपये में जाता है हर कोई। तो इस पर उस रिक्शे वाले ने कहा, मैंने कहा ना, रात बहुत है,
रात के समय ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसीलिए 40 तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। मैं जानता था कि वो रिक्शा वाला मानेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो अकेला ही था, तो इसलिए मैं राज़ी हो गया और चढ़कर उसकी रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा पर बैठते ही मैंने उससे कहा, ये टूटेगी तो नहीं? देखकर तो लग नहीं रहा कि जा पाएगी। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, आप बस कसकर पकड़े रहो, मैं आपको पहुंचा दूंगा सही जगह। जिसके बाद रिक्शा वाले ने बीड़ी को अपने होठों से दबाया और दोनों हाथ से हैंडल पकड़कर साइकिल रिक्शा आगे बढ़ाने लग गया। चलते चलते अब हम लोग स्टेशन से दूर निकल आए थे। तभी उस रिक्शा वाले ने मुझसे पूछा, इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? तो इस पर मैंने कहा, हाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, वहीं जॉब करता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, यहाँ किसे पहचानते हो? तो इस पर मैंने जवाब दिया, वो मनोहर है ना, मनोहर सिंह, मैं उन्हीं का पोता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने एकदम से रिक्शा रोकी और पीछे पलट कर देखा। अरे तू मनोहर सिंह का पोता है? तू इतना बड़ा हो गया? तो इस पर मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मैं मनोहर सिंह का पोता हूँ, आप जानते हैं दादाजी को? तो इस पर उस रिक्शा वाले ने वापस से रिक्शा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जानते हैं? अरे हम लोग दोस्त हुआ करते थे, मैं और तेरा दादाजी। वो मुझे कलुआ कहकर बुलाता था। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बचपन में हम लोग हमेशा साथ ही रहते थे, फिर बड़े हुए, जिम्मेदारी आ गई और फिर अलग अलग हो गए। यूं ही बातें करते हुए अब हम लोग गांव के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और मेरा घर भी अब वहां से नज़र आने लगा था। तभी उस रिक्शा वाले ने एकदम से घर से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान जगह देखकर रिक्शा रोक दी और मुझसे कहा, बस बेटा यहीं तक जा सकता था मैं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो इस पर मैंने कहा, क्यों? मेरा घर तो बस थोड़ा ही दूर है। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, नहीं बस मेरा यहीं तक काम था, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की। उसने 40 कहा था तो मैंने रिक्शे से उतरकर उसे 50 दे दिया और फिर वापस से अपना बैग कंधे पर लटकाकर घर की ओर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोलने वाले मेरे दादाजी ही थे। मैंने उनके पैर छुए और फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जिसके बाद थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातचीत हुई। फिर दादाजी ने मुझसे पूछा, बेटा तू इतनी रात को स्टेशन से यहाँ आया कैसे? अब तक तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, सारी सवारियाँ तो 8 बजे के बाद ही बंद हो जाती हैं। तो इस पर मैंने कहा, हाँ एक रिक्शा वाला था, उसका नाम तो उसने कलुआ बताया, कहा कि आप और वो काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे बचपन में। इतना कहते ही दादाजी ने एकदम से चौंक कर मेरी ओर देखा और फिर उन्होंने कहा, क्या कलुआ? उसको मरे तो 1 महीना हो गया। वो कैसे? उसकी रिक्शा का तो रेलवे फाटक पर एक्सीडेंट हो गया था। वो ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरे तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे